हेलो एवरीवन। आज हम डे 3 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरुआत करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। आज हम टोटल 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला है अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका काम क्या होता है। उसके बाद हम विंडो और लिनक्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम साइबर सिक्योरिटी में कितना इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम को समझेंगे, यानी कंप्यूटर फाइल्स को स्टोर और मैनेज हम कैसे रख सकते हैं। उसके बाद हम यूजर मोड और कर्नल मोड के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर किसी ने ये पहली बार सुना है तो घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसको हम आगे एडवांस टॉपिक और लैब्स के साथ प्रैक्टिकल के साथ डिटेल में कवर करेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिकल सिक्योरिटी टास्क देखेंगे। अभी हम सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और सारे प्रैक्टिकल हम एडवांस लैब क्लासेस में करेंगे। एक बात हमेशा आप याद रखना, हर एप्लीकेशन हो, चाहे हर वेबसाइट, चाहे गेम, चाहे कोई सिक्योरिटी टूल या कोई क्लाउड सर्विस, किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलता है। चाहे आप विंडो यूज करते हो, चाहे लिनक्स या आप एंड्रॉइड या कोई मैक ओएस यूज कर रहे हो, हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में हेल्प करता है। इसी वजह से अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अटैकर्स होते हैं वो मालवेयर और सिक्योरिटी टूल सब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका मेन काम कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है और एप्लीकेशंस को सही से काम करने के लिए जरूरी सर्विस प्रोवाइड करना होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूजर को कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर के सीपीयू हो गया, रैम होगी, स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्क कार्ड्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना पड़ेगा और ये काम काफी डिफिकल्ट और कम्प्लेक्स हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व करता है। ये यूजर के हार्डवेयर के बीच एक इंटरमीडिएटरी यानी एक ब्रिज की तरह काम करता है, जिससे हम हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में कोई गूगल क्रोम ओपन करते हो। जैसे ही गूगल क्रोम ओपन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन के लिए मेमोरी अलोकेट करता है। उसके बाद जरूरी प्रोसेस स्टार्ट करता है, फाइल को मैनेज करता है और जो भी आउटपुट होता है उसको आप अपनी स्क्रीन पर आप डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, तो ये सारे काम बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली होते रहते हैं और हमें नॉर्मली ये दिखाई भी नहीं देते कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब घर में हम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस, एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया। ये सब अलग अलग डिवाइसेस और एनवायरनमेंट्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन इन सब का बेसिक पर्पस तो क्या होता है, और वो इसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली मैनेज करना इनका काम होता है। ओके, सो ये अब हमें ये समझ आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ओके, सो हम अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम मैटर इन साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो अब सवाल आता है कि साइबर सिक्योरिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका सिंपल रीजन ये है कि साइबर अटैक्स किसी न किसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को ही टारगेट करता है। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना काफी समय ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही काम करते हैं। अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम उन वल्नरेबिलिटीज को और अटैकर्स को एक्सप्लॉइट करने से पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि अटैकर्स जनरली किन चीजों को फायदा उठाते हैं। सबसे पहला है वीक पासवर्ड। ओके, सो ये वीक पासवर्ड क्या होते हैं, यानी अगर पासवर्ड वीक होगा तो अटैकर के लिए अकाउंट एक्सेस करना आसान हो सकता है। उसके बाद आता है मिसकॉन्फ़िगर्ड परमिशन। अगर परमिशन सही तरह से कॉन्फ़िगर नहीं की गई है तो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं जो
वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जिनको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट है वल्नरेबिलिटी सर्विसेज। ओके, यानी अगर सॉफ्टवेयर पुराना है और उसमें सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं लगे हैं तो उसमें वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं जिनका अटैकर फायदा उठा सकते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है इनसिक्योर फाइल सिस्टम। अगर फाइल सिस्टम प्रॉपरली सिक्योर नहीं है तो इम्पोर्टेंट डाटा को अनऑथराइज एक्सेस मिल सकता है। सो अब देखते हैं डिफेंडर्स, यानी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहला है मॉनिटर लॉग्स। लॉग्स को मॉनिटर करके सिस्टम में होने वाली एक्टिविटीज को देखा जा सकता है और सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई की जा सकती है। उसके बाद है प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी फीचर्स का यूज करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, सो अगला है मेंटेनिंग सिक्योरिटी टूल्स। साइबर सिक्योरिटी में यूज होने वाले सिक्योरिटी टूल्स को सही तरह से मेंटेन और मैनेज करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प में होता है। और लास्ट पॉइंट है थ्रेट रिस्पॉन्स। अगर सिस्टम पर कोई अटैक या सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो उस सिचुएशन में रिस्पॉन्स देने और प्रॉब्लम को हैंडल करने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस स्लाइड में एक कंक्लूजन है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, उतना ही जल्दी हम वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अटैकर जो अटैकर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट करने से पहले ही हम उनको सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं इनकी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करता है जिससे पूरा कंप्यूटर स्मूथली चल पाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और ये सब मिलकर सिस्टम को एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है कि रनिंग एप्लीकेशन को कंट्रोल करना और सीपीयू रिसोर्सेज है जो उनको एफिशिएंटली एलोकेट करना। और अगर मैं आपको इस सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर कंप्यूटर में एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस एप्लीकेशन को कब और कितना सीपीयू यूज करना मिलेगा। ओके, सो अगला है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का काम होता है कि जो डायरेक्टरीज होती हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर और ऑर्गेनाइज करना होता है। यानी हमारी फाइल्स है जो वो किस लोकेशन पर सेव होगी और कैसे मानेंगे कि हम वो कैसे हमको मिल सके आसानी से। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फाइल मैनेजमेंट हैंडल करता है। ओके, सो बाद में है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इस फंक्शन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की परमिशंस, ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि कौन किस फाइल को रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं, ये सब सिक्योरिटी मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ओके, ओके, सो अगला है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का काम हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ड्राइवर्स और इंटरफेसेस की हेल्प से हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है ताकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सही तरह से कम्युनिकेट यानी अच्छे से वो बता सके कि क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग फंक्शन इंटरनेट और नेटवर्क कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। यानी अगर सिस्टम किसी नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उस कम्युनिकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। और लास्ट फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट जो कि ये ऊपर है। ओके, ये रह गया था। मेमोरी मैनेजमेंट का काम है रैम को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको जरूरत के हिसाब से मेमोरी एलोकेट करता है ताकि किसी भी प्रोग्राम के बीच कॉन्फ्लिक्ट यानी कुछ भी टकराव ना हो। ओके, सो अगर हम इस स्लाइड को शॉर्ट में समझें तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए काम नहीं आता। ये प्रोसेसेस हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी होगी, डिवाइस और नेटवर्किंग और मेमोरी सबको मैनेज करता है जिसके पूरा सिस्टम है जो वो स्टेबल रहता है। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके,
सो नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन यानी समय के साथ इसका क्या बदलाव आया, क्या डेवलपमेंट हुई। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम ने काफी लंबा सफर तय किया है। शुरू में कंप्यूटर्स को मैन्युअली इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी और आज हम एआई असिस्टेड और क्लाउड इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ओके, सो इस एवोल्यूशन को इस स्लाइड 4 में 4 स्टेजेस में मैंने जो है डिवाइड किया है। ओके, सो फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन। इस टाइम कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता था। कंप्यूटर को चलाने के लिए हर इंस्ट्रक्शन मैन्युअली करनी पड़ती थी, यानी यूजर को हर काम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू करना पड़ता था। और दूसरा है कमांड लाइन एरा। ओके, इस टाइम डीओएस जैसे सिस्टम यूज किए जाते थे। इनमें यूजर ग्राफिकल इंटरफेस की जगह टाइप्ड कमांड है जो वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करती थी, यानी हर काम कीबोर्ड से कमांड लिखकर किया जाता था। और नेक्स्ट है थर्ड ग्राफिकल एरा। ओके, इस स्टेज में विंडो और मैक ओएस ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब यूजर को कमांड याद रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब विंडो और माउस की हेल्प से विंडो जो कंप्यूटर है वो यूज करना आसान हो गया था, यानी कंप्यूटर को यूज करने से पहले से उसका यूज काफी सिंपल हो गया था। और नेक्स्ट है फोर्थ मॉडर्न एरा। ओके, सो इस टाइम है वो क्लाउड इंटीग्रेटेड और एआई असिस्टेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम काफी कॉमन हो गए हैं। यानी आज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो पहले से ज्यादा एडवांस हो चुका है। नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, एआई आ चुकी है। ओके, सो 2027 के ट्रेंड से इसके इसमें बताया गया है कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में अब एआई, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन, जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल और एडवांस थ्रेट डिटेक्शन जैसे फीचर इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। ओके, तो ये टर्म्स आपको थोड़ी एडवांस लगेंगी, अभी इनका सिर्फ आप नाम याद रख सकते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम आगे के कोर्स में एडवांस टॉपिक के साथ प्रैक्टिकल लैब्स में करेंगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है आपको समझ तो आएगी ही होगी। अब देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह सही नहीं होता और हर जगह गलत भी नहीं होता। अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं जो अलग अलग यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए गए हैं। तो इस स्लाइड में 4 मेजर जो है टाइप्स आपको बताए गए हैं। पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जैसे ही हम स्लाइड में MS-DOS का एग्जांपल दिया गया है। ओके, MS-DOS ये एक टाइम पर सिर्फ एक यूजर को सपोर्ट करता था, यानी एक समय में एक ही यूजर सिस्टम को चला सकता था। ओके, बाद में आया मल्टी यूजर ओएस। इसका एग्जांपल स्लाइड में लिनक्स सर्वर की दिया गया है। ओके, मतलब कि एक टाइम पर मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता था ये, यानी कई यूजर एक साथ सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, अपना अपना काम कर सकते थे। और बाद में है नेटवर्क ओएस। ओके, स्लाइड में इसका एग्जांपल विंडो सर्वर दिया गया है और इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ने कनेक्टेड डिवाइसेस को मैनेज किया है, यानी अगर बहुत सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसके बीच कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट का काम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेता था। ओके, बाद में आया मोबाइल ओएस। ओके, ये स्पेशली स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए डिजाइन किया गया था। इसके एग्जांपल स्लाइड में आपको दिख रहा है एंड्रॉयड और आईओएस। ओके, एंड्रॉयड और आईओएस यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने मोबाइल फोन्स और आईफोन्स में यूज करते हैं वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है। ओके, सो तो सिंगल यूजर आपको मतलब समझ आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक यूजर के लिए होता था। मल्टी यूजर आ गया, वो मल्टी यूजर यूज कर सकते थे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो वो सभी कंप्यूटर्स लैपटॉप कर सकते हैं। और जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्मार्टफोन हो गया, जो टैबलेट्स हो गए, तो वो वहां यूज करते थे। ओके, सो अभी के लिए आप इतना समझो और आगे चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर में। ओके,
अब हमें समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे बना है, यानी उसकी आर्किटेक्चर क्या होती है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेयर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है। आपको मतलब कोई भी चीज हो तो वो हर एक लेयर में डिवाइड होती है, आपको पता होगा। ओके, सो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए वो भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे सिस्टम को एनालाइज करना आसान हो जाता है और ट्रबल शूट करना आसान हो जाता है। ओके, सो एक एक लेयर हम समझते हैं। पहली है यूजर लेयर। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और ये वो लेयर होती है जहां यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी हम एप्लीकेशन और ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू स्मार्ट जो सिस्टम है वो यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वही लेयर होती है जो यूजर को डायरेक्टली दिखाई देती है। ओके, और बाद में आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। इस एप्लीकेशन लेयर पर जैसे हम क्रोम हो गया, वीएलसी हो गया और इसी तरह की दूसरी एप्लीकेशन रन करते हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर हम डेली यूज करते हैं वो इसी लेयर पर काम करते हैं। ओके, और बाद में आ गया सिस्टम लाइब्रेरीज। ये एप्लीकेशन को रीयूसेबल फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड करता है। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो एप्लीकेशन को कुछ कॉमन फंक्शन की जरूरत होती है और सिस्टम लाइब्रेरी उनको प्रोवाइड करता है ताकि जो एप्लीकेशंस होती है वो प्रॉपरली काम कर सकते हैं। ये आपको जो सिस्टम लाइब्रेरी है ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है और टेक्निकल है। अभी इसका आप बेसिक अंडरस्टैंड रखिए कि इसको हम आगे जाके टॉपिक को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है कर्नल लेयर। ओके, सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, और स्लाइड के अकॉर्डिंगली ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं जो वो मैनेज करता है। कर्नल के बारे में हम अलग आगे आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कोर पार्ट होता है। कर्नल के बारे में हम अलग अलग आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट है हार्डवेयर लेयर। इस लेयर में कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट आते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, रैम होगी, एसएसडी होगी और नेटवर्क ऑपरेटर और आगे आगे बहुत कुछ। ओके, और ये एक्चुअल हार्डवेयर ही होता है जिसके ऊपर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ओके, सो अब जाके देखते हैं आगे। ओके, सो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू विंडो। अब तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लिया और अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो की। माइक्रोसॉफ्ट विंडो दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका यूज सिर्फ एक जगह ही नहीं होता। स्लाइड के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो विंडो को इंडिविजुअल यूजर्स, स्कूल, बिजनेस, जो एंटरप्राइजेस होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये सब यूज करते हैं। यानी छोटे लेवल से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक ये लाखों करोड़ों में विंडो काफी कॉमन है। ओके, लाखों करोड़ों में नहीं, वैसे जो अरबों खरबों में होगी। ओके, सो इसी वजह से विंडो दुनिया का सबसे फेमिलियर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये इजी टू यूज भी है। ओके, लेकिन एक बात आप ध्यान में देने वाली है, क्योंकि विंडो इतना ज्यादा यूज होता है इसलिए इस पर साइबर अटैकर्स को भी बहुत मेजर टारगेट होता है। ओके, आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज्यादा लोग यूज करेंगे, अटैकर भी उसी को ज्यादा टारगेट करेंगे ना। तो सिंपल बात है ये। ओके, सो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में विंडो की आर्किटेक्चर और इसका जो सिक्योरिटी फीचर है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है विंडो आर्किटेक्चर। विंडो एक लेयर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। इसका मतलब कि विंडो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिससे कि विंडो जो है ज्यादा सिक्योर और स्टेबल रहती है। ओके, सो आपको एक नीचे लाइन दी गई है, सेपरेटिंग यूजर मोड एंड कर्नल मोड reduces the risk of application crashing affecting the entire system, a key security and stability benefit। मतलब यूजर मोड और कर्नल मोड को अलग रखने से अगर किसी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम या क्रैश आ जाए तो उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पर नहीं पड़ता। ओके,
सो इसी वजह से विंडो की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों इंप्रूव होती रहती है। अब एक एक कंपोनेंट को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है यूजर मोड। ओके, सो यूजर मोड में एप्लीकेशन लिमिटेड प्रिविलेजेस के साथ काम करती है, यानी इन्हें सिर्फ उतना ही परमिशन मिलता है जितनी इनको जरूरत होती है। इसी वजह से अगर किसी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ भी जाए तो वो डायरेक्टली पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती। ओके, सो इसके बाद है एक कर्नल मोड। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। कर्नल मोड में कोर कंपोनेंट फुल प्रिविलेजेस है जो वो उसके साथ काम करता है, यानी जहां सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेशंस है जो वो हैंडल किए जाते हैं। कर्नल मोड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसकी बेसिक आप अंडरस्टैंडिंग रखिए, इसको हम आगे एडवांस टॉपिक में और प्रैक्टिकल लैब्स के साथ डिटेल में करेंगे। ओके, सो इसके बाद हम डिवाइस ड्राइवर्स पढ़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल और फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, यानी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन करवाना इनका काम रहता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी मैनेजर, जहां सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके, और सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या आ जाता है, ये बैकग्राउंड में चलाने वाले प्रोसेसेस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को सपोर्ट करते रहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं कि ये बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं ताकि सिंपल जो सिस्टम है वो प्रॉपरली रन करता रहे। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजर, इसका काम ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज को हैंडल करना होता है। आपको ये मैंने डे 1 में बताया था कि ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज क्या होती है। ओके, यानी कौन सिस्टम को एक्सेस करेगा, किस यूजर को कितनी परमिशन मिलेगी उसको एक्सेस करने की, और ये सब सिक्योरिटी मैनेजर मैनेज करता है। ओके, और ये रह गया है विंडो रजिस्ट्री रह गया था। ओके, विंडो रजिस्ट्री में क्या आ जाता है, विंडो रजिस्ट्री एक सेंट्रल डेटाबेस होता है। इसके जो है सिस्टम और एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है वो सेटिंग है वो स्टोर होती है। ये टॉपिक भी थोड़ा एडवांस है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि विंडो रजिस्ट्री में ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट सेटिंग स्टोर रहती है। इसको हम आगे एडवांस क्लासेस में और प्रैक्टिकल के साथ एग्जांपल में आपको बता देंगे। ओके, सो इस पेज में आपको क्या समझाया होगा, इस पेज में आपको समझाया होगा कि विंडो आर्किटेक्चर में यूजर मोड और कर्नल मोड को अलग अलग रखा गया है जिससे कि सिस्टम ज्यादा सिक्योर और स्टेबल रहे। ओके, इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर है जो सिस्टम सर्विसेज, सिक्योरिटी मैनेजर और विंडो रजिस्ट्री मिलकर विंडो को प्रॉपरली काम करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं। ओके, सो अब है विंडो यूजर अकाउंट एंड प्रिविलेजेस। विंडो में यूजर अकाउंट का जो यूज होता है वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, यानी कौन यूजर सिस्टम में क्या काम कर सकता है और किस चीज को एक्सेस कर सकता है, ये यूजर अकाउंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ओके, और जो अकाउंट बताए गए हैं वो पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और दूसरा एक स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट है। ओके, जो आपको ये पीडीएफ में दिख रहे हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहले मैं बता दूं आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक पास सिस्टम पर कंप्लीट कंट्रोल होता है। ओके, इस अकाउंट की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, सिस्टम सेटिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं इसके, और नए यूजर है जो वो क्रिएट एंड मैनेज भी करते हैं। वो काम होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का। और उसके बाद आ गया स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट। ये अकाउंट लिमिटेड प्रिविलेजेस के साथ काम करते हैं। इस अकाउंट का यूज डेली या नॉर्मल टास्क के लिए किया जाता है। ओके, और ये ऐसे एप्लीकेशन रन करना इनका काम होता है। जैसे मान लो आप और अपनी जो पर्सनल फाइल्स होती हैं उनको हम एक्सेस करते हैं वो स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट की मदद से ही करते हैं, लेकिन ये अकाउंट क्रिटिकल सिस्टम सेटिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इनका काम आम जो हम रोज डेली करते हैं वो सिंपल होता है, यानी इस अकाउंट की परमिशन लिमिटेड ही होती है। ओके, सो नीचे आपको क्या दिया गया है, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस। ओके,
सो इस स्लाइड में जो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस भी दी गई है। ओके, मतलब कि डेली एक्टिविटीज के लिए हमेशा स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट को यूज करना चाहिए हमें, और सिर्फ जब बहुत जरूरी काम हो तभी हमें एडमिनिस्ट्रेटेड अकाउंट यूज करना चाहिए। ओके, यानी नॉर्मल काम के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट यूज करना अवॉइड कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। ओके, और बाद में है साइबर सिक्योरिटी कनेक्शंस। इसमें बताया गया है कि बहुत से मालवेयर अटैक्स को सिस्टम को पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज करने में एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस की जरूरत होती है। अगर हम लिमिटेड प्रिविलेजेस वाले अकाउंट को यूज करते हैं तो अटैक का इम्पैक्ट भी लिमिटेड हो जाता है। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी में एटलीस्ट प्रिविलेज और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, तो ये टर्म अभी सिर्फ आप याद रखिए, इसको हम आगे एडवांस टॉपिक में जाके कवर कर लेंगे। ओके, सो विंडो में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को पास, कंप्लीट और कंट्रोल होता है, जबकि स्टैंडर्ड यूजर होते हैं वो सिर्फ नॉर्मल डेली टास्क के लिए यूज होते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विंडो एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर साइबर सिक्योरिटी। ओके, विंडो और लिनक्स दोनों को साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे। दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी अपनी जगह बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी में दोनों का अलग अलग रोल भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं विंडो रजिस्ट्री की। विंडो रजिस्ट्री, ओके, तो अब इस स्लाइड में हम विंडो और लिनक्स दोनों साइबर सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। तो पहला आ जाता है विंडो रजिस्ट्री। ओके, सो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, सॉफ्टवेयर सेटिंग होती है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर प्रेफरेंसेस स्टोरेज होती हैं। ओके, मतलब हम जो यूजर चाहता है वो कर सकता है खुद से। और ये बताया गया है कि इसमें अटैकर कभी कभी रजिस्ट्री होती है वो जूस मालवेयर को चलाने के लिए भी रखते हैं, और सिस्टम में अपनी प्रेजेंस होती है जो वो मेंटेन करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ओके, विंडो रजिस्ट्री के आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता दें, अभी सिर्फ इसका बेसिक ही आप समझ के रखिए, और बाद में हम एडवांस टॉपिक पर कवर करके ये पूरा करेंगे। ओके, और नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स। लिनक्स एक पावरफुल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सोर्स कोड जो है वो ओपन सोर्स रखा गया है, यानी इसको कोई भी यूजर मॉडिफाई कर सकता है अपने खुद की जरूरत के हिसाब से। इसी वजह से दुनिया भर में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो लिनक्स पर ट्रस्ट करती है। ओके, सो लिनक्स का यूज क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, वेब सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी टूल्स एंड आईओटी डिवाइसेस में यूज किया जाता है। अगर आपको इन सभी चीज के बारे में पता नहीं है तो घबराइए नहीं, हम आगे जाके इनको अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सो अब देखते हैं हम द लिनक्स कर्नल। ओके, लिनक्स कर्नल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का ब्रिज का काम करता है। ये प्रोसेसेस मेमोरी डिवाइसेस और सिक्योरिटी एसेट्स को कंट्रोल करने में और मैनेज करने में काम आता है। ओके, सो अगर किसी अटैकर को कर्नल लेवल एक्सेस मिल जाता है ना, तो उसके पास पूरा सिस्टम का कंट्रोल आ सकता है। तो कर्नल एक एडवांस टॉपिक है, इसलिए इसको हम आगे डिटेल में और प्रैक्टिकल के साथ आपको पढ़ाएंगे। ओके, अब बात करते हैं यूजर ग्रुप्स एंड परमिशंस की। लिनक्स में एक्सेस कंट्रोल रूट एंड स्टैंडर्ड यूजर और सर्विसेज अकाउंट के थ्रू मैनेज किया जाता है। इसके साथ ही ग्रुप्स है जो वो जो शेयर परमिशन देने के लिए यूज किए जाते हैं। इससे जो है अनऑथराइज एक्सेस को कम करने में मदद मिलती है। अब देखते हैं हम, हाँ, विंडो सर्विसेज। विंडो में कुछ बैकग्राउंड सर्विस कंटिन्यूसली चलती रहती है जो सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करती है। कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे विंडो डिफेंडर जो मालवेयर प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, विंडो अपडेट जो सिक्योरिटी पैचेस है वो प्रोवाइड करता है, और प्रिंट स्पूलर जो प्रिंटिंग ऑपरेशन को मैनेज करता है, और इवेंट लॉग जो कि सिस्टम इवेंट्स को स्टोर करता है। ओके, और अब आ जाता है विंडोज सिक्योरिटी 2027। ओके, सो आपको ये पता है कि वीडियो 2027 के हिसाब से बन रही है,
और इसके अकॉर्डिंग है जो विंडो में कई बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, विंडो फायरवॉल जो नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं, और बिटलॉकर जो ड्राइव है जो उसको एन्क्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है, सिक्योर बूट जो अनऑथराइज्ड ऑपरेशन सिस्टम को बूट होने में रोकता है। आपको ये डे 2 में भी बताया था। और नेक्स्ट है स्मार्ट स्क्रीन जो सस्पिशियस वेब जो वेबसाइट्स है उसके बारे में वार्निंग देती है। स्लाइड में आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी लिखी मिल रही है, कोई बात भी सिक्योरिटी है जो वो टूल है वो सेव यूजर बिहेवियर की जगह नहीं ले सकता। ओके, यानी सिक्योरिटी फीचर इम्पोर्टेंट है लेकिन यूजर के सेफ तरीके से सिस्टम यूज करना भी उतना ही जरूरी है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। ओके, सो अब है अंडरस्टैंडिंग फाइल सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग फाइल सिस्टम, अब तक हमने विंडो और लिनक्स के बारे में बात की थी। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पहले बता दिया, अंडरस्टैंडिंग फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइसेस पर डाटा को स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में, रिट्राइव और मैनेज करने के लिए किया जाता है। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में आप समझाऊं तो फाइल सिस्टम है जो वो डिजिटल फिलिंग कैबिनेट की तरह काम करता है। जैसे किसी ऑफिस में हर फाइल की एक फिक्स जगह होती है, वैसे ही फाइल सिस्टम कंप्यूटर को बताता है कि कौन सी फाइल कहाँ पर जाएगी और कहाँ पर स्टोर होगी। अगर फाइल सिस्टम ही ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी फाइल किस लोकेशन पर है और उसको सर्च करने में भी परेशानी आएगी। ओके, और सबसे पहली है लोकेशन, यानी फाइल सिस्टम बताता है कि कोई फाइल जो है डिवाइस है किस जगह स्टोर है। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है कि पार्टिकुलर फाइल है जो वो ओनर कौन है। और तीसरा है स्पेस, यानी स्टोरेज डिवाइस में कितनी स्टोरेज अवेलेबल है और कितना यूज हम कर चुके हैं। एक्सेस, एक्सेस का क्या मतलब है? एक्सेस का मतलब है कि कौन कौन से यूजर उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन फाइल मैनेज यूज करता है। ओके, और नेक्स्ट है फाइल सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, फाइल सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट आपको ऊपर पता चल ही गया होगा। सबसे पहला रीजन है कि ऑर्गेनाइज डाटा एफिशिएंसी। ओके, सबसे पहला ये रीजन क्यों है, क्योंकि ये फाइल सिस्टम डाटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। और दूसरा है मैनेज परमिशन, यानी फाइल्स और फोल्डर पर किस यूजर को क्या परमिशन मिलनी चाहिए, ये फाइल सिस्टम को मैनेज करता है और बताता है। ओके, तीसरा है इनेबल फास्ट। ओके, इनेबल फास्ट में आपको क्या आ जाता है, इसका मतलब है जब यूजर किसी फाइल को जरूरत होती है तो फाइल सिस्टम उस फाइल को जल्दी ढूंढने में हेल्प करता है। ये किसका काम होता है? ये होता है इनेबल फास्ट रिट्राइवल का। और उसके बाद है प्रोटेक्ट डाटा इंटीग्रिटी, यानी डाटा को सेफ और कंसिस्टेंट रखने में कोई भी फाइल है जो वो सिस्टम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस में क्या आया, यानी फाइल्स को एफिशिएंसी मैनेज करने में ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ओके, और आपको यहाँ इम्पोर्टेंट लाइन भी दिख रही होगी, डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर भी फाइल सिस्टम में काफी यूज करते हैं। फाइल सिस्टम की हेल्प से डिलीटेड फाइल को रिकवर किया जा सकता है, यूजर एक्टिविटी को एनालाइज किया जा सकता है, और साइबर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन में भी फाइल सिस्टम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये डिजिटल फोरेंसिक्स का टॉपिक थोड़ा एडवांस है, अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम फाइल सिस्टम बहुत यूजफुल होता है। इसको आगे की जेडटीएस की एडवांस क्लासेस में हम कवर कर लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है एनटीएफएस जो विंडो में यूज होता है, EXT4 जे लिनक्स में यूज होता है, FAT32 और EXFAT जो मोस्टली पोर्टेबल ड्राइव्स में यूज किए जाते हैं। ओके, एंड इन सब फाइल सिस्टम के बारे में हम अगली स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ये फाइल्स को स्टोर करने, ऑर्गेनाइज करने में, उनकी लोकेशन और उनकी परमिशन को मैनेज करने में और डाटा को एफिशिएंटली रिट्राइव करने में आपको हेल्प करता है। ओके, ओके, सो एनटीएफएस आपको थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में बता दिया। अब देखते हैं। ओके, यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड। ओके, यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड में क्या जाता होगा? आपको थोड़ा है आइडिया? नहीं। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एग्जीक्यूशन और एनवायरनमेंट को अलग-अलग मोड्स है वो डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे पहले है आपको दिख रहा होगा यूजर मोड। यूजर मोड इनके अकॉर्डिंग है कि यूजर मोड में एप्लीकेशन जो है लिमिटेड प्रिविलेजेस के साथ रन करता है, यानी इन्हें सिर्फ उतनी ही परमिशन दी जाती है जितना उन्हें आप काम करने की परमिशन दी जाती है। आपको आगे मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लो। और इसके जो फायदे हैं वो कुछ होते हैं, जैसे एप्लीकेशन को और सिस्टम के क्रिटिकल रिसोर्सेज से अलग रखता है, और ताकि अगर अटैक हुआ भी तो सारे सिस्टम पर इफेक्ट ना पड़े। अब कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं, जैसे क्रोम और फायरफॉक्स। ओके, क्रोम और फायरफॉक्स में आपको क्या समझाया गया? ये वेब ब्राउज़र यूजर मोड में रन करते हैं। इसी तरह वीएलसी मीडिया प्लेयर भी यूजर मोड में काम करता है। ओके, नोटपैड भी है वो यूजर मोड में रन करता है। ओके, सो इससे आपको कोई खतरा नहीं होता, यानी जो नॉर्मल एप्लीकेशन हम रोज यूज करते हैं वो जनरली यूजर मोड में ही चलती है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। अगला है कर्नल मोड। कर्नल मोड में आपको क्या समझाएगा? स्लाइड के अकॉर्डिंगली है जो वो कर्नल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट आपको मैंने बताया था, और ये होता भी है। ओके, और इसके पास जो सिस्टम के सारे हार्डवेयर और रिसोर्सेज के एक्सेस करने की परमिशन होती है। इसी वजह से इसे फुल सिस्टम कंट्रोल भी कहा जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एक एक करके हम समझ लेते हैं। ओके, पहले हम विंडो कर्नल ही पढ़ते हैं। विंडो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और पार्ट होता है, आपको पहले बताया। जे सिस्टम के सारे जो रिसोर्सेस है वो उनको मैनेज करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस यहीं से कंट्रोल होते हैं। और अब आपको देते हैं लिनक्स कर्नल। इनके अकॉर्डिंग है कि दुनिया भर में जो मिलियंस ऑफ सर्वर्स और डिवाइसेस का पावर करता है, यानी बहुत सारे लिनक्स जो सिस्टम है इसी कर्नल पर काम करते हैं। ओके, और बाद में है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जो आते हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का एक ब्रिज का काम करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन करवाना में इनका डिवाइस ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, सो उसके बाद है फुल हार्डवेयर एक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फुल हार्डवेयर एक्सेस। ओके, यानी कर्नल मोड के पास सीपीयू, मेमोरी और दूसरे हार्डवेयर रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस करने की परमिशन होती है। इसी वजह से कर्नल है जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और पावरफुल पार्ट माना जाता है। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? इसका काम है सिस्टम की मेमोरी को एलोकेट और प्रोटेक्ट करना, यानी रैम को प्रॉपरली मैनेज करना और कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, और अगला है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या आ जाता है? ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस कब रन होगा, यानी अगर सिस्टम में एक साथ बहुत सारे टास्क प्रोसेसेस चल रहे हैं तो वो है जो मैनेज करने के काम आता है। एंड इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट भी दिया गया है, क्योंकि कई एडवांस अटैक्स होते हैं जो यूजर मोड से कर्नल मोड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर अटैकर कर्नल एक्सेस मिल जाए ना तो उसके पास पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की पावर होती है। इसको हम प्रिविलेज एस्केलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स में गिनते हैं, और ये एडवांस टॉपिक है। अभी के लिए आप इसका नेम याद रखें। जेटीएस की एडवांस क्लासेस में हम इसको प्रैक्टिकल में और डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, एंड इसमें आप पेज को क्या समझाया होगा कि कर्नल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फोर्थ पार्ट होता है
ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने में मदद करता है। और डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट काम है वो कर्नल के थ्रू ही होते हैं। और क्योंकि कर्नल के पास फुल हार्डवेयर एक्सेस होता है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, सो अब आगे है प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल लैब 1 में क्या लिखा है? लिनक्स नेविगेशन एंड फाइल मैनेजमेंट। अब तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी सारे कंसेप्ट्स को थ्योरी में समझा। अब इस स्लाइड में हम प्रैक्टिकल लैब 1 का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये लैब लिनक्स नेविगेशन और फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले एक बात आपको पहले ही मैं बता दूं, इस स्लाइड में जो कमांड दी गई है, अभी हम इनका पर्पस समझेंगे सिर्फ। इन सब कमांड्स का प्रैक्टिकल हम जेटीएस के एडवांस क्लासेस में आगे जाके करेंगे और वो स्पेशल क्लास होगी। ओके, एंड अब देखते हैं इन लिनक्स नेविगेशन सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, ज्यादातर सिक्योरिटी टूल्स लिनक्स पर रन क्यों करते हैं। ओके, इसलिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम करने चाहते हो तो लिनक्स की बेसिक कमांड आना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है रिमोट सर्वर को टर्मिनल के थ्रू मैनेज करना। यानी अगर कोई सर्वर किसी और लोकेशन पर है तो हम टर्मिनल की हेल्प से उसको एक्सेस और मैनेज कैसे कर सकते हैं। ओके, अगला है पावरफुल ऑटोमेट वर्कफ्लो बिल्ड करना। यानी लिनक्स कमांड की हेल्प से बहुत सारे टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है। और उसके बाद पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन के टाइम फाइल सिस्टम में नेविगेट करना। यानी अगर किसी सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो लिनक्स नेविगेशन की जो नॉलेज है वो बहुत यूजफुल होती है। इसी वजह से इस स्लाइड में आपको लिखा दिखेगा कि लिनक्स नेविगेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन है। ओके, और अगर आप कमांड लाइन को अच्छे से सीखना चाहते हैं या सीख लेते हैं तो आप किसी भी लिनक्स सिस्टम को डायरेक्टली और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और आपको पहली कमांड दिख रही होगी pwd। pwd या क्या लिखा है, शो करंटली डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या है pwd का? इस कमांड का पर्पस है करंटली डायरेक्टरी या वो शो करना। यानी आप इस टाइम किस लोकेशन पर या किस फोल्डर में हैं या किस फोल्डर में काम कर रहे हैं, वो सभी कमांड आपको इस पाथ दिखा देती है। ओके, दूसरी है ls। ls का क्या काम है? इस कमांड का यूज करंट फोल्डर के अंदर मौजूद जो फाइल्स है, जो फोल्डर्स की लिस्ट दिखाना इसका काम होता है। ओके, और नेक्स्ट है ls अपॉन la, हम हाइफन भी कह सकते हैं। ओके, इस कमांड की हेल्प से हम हिडन फाइल्स है और उनकी परमिशन भी देखी जा सकती है। अभी इस कमांड को सिर्फ आप आइडेंटिफाई कीजिए, इसका प्रैक्टिकल हम आगे जाके लैब में करेंगे। चौथी कमांड है cd डॉक्यूमेंट्स। ओके, इस कमांड का यूज एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करने के लिए किया जाता है। जहाँ एग्जांपल में डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाना दिखाया गया है। ओके, और बाद में है cd डॉट डॉट, आप इजी समझ सकते हैं। और इस कमांड का यूज हम एक डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए करते हैं। जैसे हम cd डॉक्यूमेंट्स में गए थे ना, और अगर हम cd डॉट डॉट लिखेंगे तो इससे हम एक बैक आ जाएंगे। ओके, और आप इससे क्या समझ सकते हो? लिनक्स नेविगेशन से जो साइबर सिक्योरिटी के बेसिक फाउंडेशन है, और जो आपको मैंने कमांड्स थोड़ी सी लिखी है जैसे pwd ls/a अपॉन a। ओके, cd हो गया, cd डॉक्यूमेंट हो गया, cd डॉट डॉट हो गया। इन जैसी कमांड लिनक्स में काम करने के लिए बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट कमांड्स है। और अभी इन कमांड्स को सिर्फ बेसिक पर्सन आप समझिए। ओके, और आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। ये थोड़ी सी कमांड आपको मैंने वैसे बताई दी। ओके, एंड ये वही आ गया आपको मैंने जो बता दिया, ls अपॉन la। ओके, एंड मूविंग थ्रू डायरेक्टरीज, जैसे हमने cd डॉक्यूमेंट्स किया था और बाद में हम बैक आए थे cd डॉट डॉट से। ओके, एंड ओके, ये आ गई लैब समरी। लिनक्स कमांड रेफरेंस, आप इससे क्या समझ सकते हैं? आपको ये मैंने जो कुमार से बताई थी वही आ गई ना, पहले वाली। ये रही pwd होगी, ls होगी, ls अपॉन la होगी, cd डॉक्यूमेंट्स होगी। ओके, इस स्लाइड में उन सभी कमांड्स
की लैब समरी दिखाई गई है, मतलब जो आपको मैंने पहले बताई थी। अब एक बार आप सभी कमांड में शॉर्ट में आपको रिवाइज करनी है। ओके, जो आप एक बार बता दूं दोबारा से, पीडब्ल्यूडी क्या करती थी, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को डिस्प्ले करती थी। ओके, जो एलएस थी वो क्या करती थी, ये करंट डायरेक्टरी थी, वो उसके अंदर मौजूद सारी विजिबल फाइल्स होती है वो एंड फोल्डर्स होते हैं वो उसको दिखाती है। ओके, एल एस एल ए। ओके, ये इसके अकॉर्डिंगली है, जो हिडन फाइल्स है वो फुल परमिशन के डिटेल दिखाती थी। ओके, बाद में आपको बताया था सीडी डॉक्यूमेंट्स, इसका यूज किसी नेम डायरेक्टरी के अंदर मूव करने के लिए किया जाता था। आपको मैंने बताया, जैसे यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स में जाने के लिए किया। ओके, एंड बाद में है सीडी डॉट डॉट, इसका हम क्यों कहते थे आपको बताया था, एक मूव बैक वन लेवल टू द पेरेंट डायरेक्टरी। मतलब पहले हम सीडी डॉक्यूमेंट्स थे, अगर हम सीडी डॉट डॉट लगाएंगे तो वन स्टेप बैक आ जाएंगे। ओके, तो ये हम पेरेंट डायरेक्टरी यानी एक लेवल पीछे ले जाती है। ओके, सो स्लाइड के अकॉर्डिंगली आपको समझ आ रहा होगा कि इन कमांड्स को मास्टर करना, लिनक्स सीखना, ये बेसिक से कवर हो जाएगा। ओके, आपको ये बाद में प्रैक्टिकल्स आ गए, जैसे यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड अकाउंट मैनेजमेंट। ओके, ये जैसे हु एम आई एक, जैसे हु एम आई आपको इंग्लिश में पता लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, हु एम आई का मतलब क्या है कि मैं कौन हूँ, ये क्या बताती है, ये जिसका नाम है, जिसका ये हम जैसे हम लिनक्स पर है। ओके, लिनक्स में जाके हु एम आई अगर कमांड रखेंगे तो उसका नेम बताएगी। जैसे मेरा ना अगर संसाई मान लो, यादी मान लो, कुछ मर्जी मान लो, अगर जो भी मैंने नाम नेम दिया होगा उसको तो वो शो करेगी। ओके, ऐसी आईडी हो गया, ग्रुप्स होगी, सुडो यूजर एट स्टूडेंट वन, वैसे ही सुडो पासवर्ड स्टूडेंट वन। ऐसे ही बहुत सारे आपको ये प्रैक्टिकल लैब दी गई हैं जो हम एडवांस क्लासेस में, जेटीएस की क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, आप देख सकते हैं। आपको ये एक मिनी सिक्योरिटी चैलेंज भी दिया गया है, और पहले आप करोगे, अगर आपसे नहीं हुआ तो हम वीडियो बनाकर भी जरूर दिखाएंगे। ओके, ओके, लास्ट में आ गया ज्वाइन द जीरो ट्रेस कम्युनिटी। एंड साइबर सिक्योरिटी में बहुत बड़ी फील्ड है, और इनमें सिर्फ थ्योरी काम नहीं चलती। इसलिए अगर आप इस फील्ड में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो लर्निंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर्पस के लिए हम जीरो ट्रेस सिक्योरिटी यानी जेटीएस कम्युनिटी एक बनाई गई है। ये सिर्फ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये एक कम्युनिटी है जहाँ बिगिनर्स से लेकर एडवांस लर्नर तक स्टेप बाय स्टेप हम साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं। अब इस स्लाइड में आपको क्या दिखाया गया है, सबसे पहले है कि बिगिनर टू एडवांस। ओके, बिगिनर टू एडवांस हम क्यों करते कहते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस टॉपिक तक पढ़ाते हैं। ओके, और आपको हमारे नीचे लिंक दिए गए हैं गिटहब के, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, 500 प्लस हमारे फॉलोवर्स हैं। ओके, वहां आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। और इसमें एक टेलीग्राम रह गया, टेलीग्राम का आपका लिंक मैं बिल्कुल दे दूंगा, सभी का लिंक दे दूंगा कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में। एंड में आपको जीरो ट्रेस सिक्योरिटी यानी जेटीएस के बारे में थोड़ा बता दें कि जीरो ट्रेस सिक्योरिटी सिर्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि एक साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी है जिसका गोल बिगिनर से लेके एडवांस लर्नर तक सबको प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी स्किल्स सिखाना है, जहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉलो करना करना सिखाते हैं, और आपको वीडियोस भी वही रेगुलर तरीके से दिखाते हैं जो आज के जमाने में यानी 2027 में फ्यूचर में भी आपके काम आए। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना, और हमने एक सर्वे फॉर्म आपको एक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में भी दिया है, वो भी आप फिल जरूर करना ताकि आप हमसे कनेक्ट हो सके। और दोबारा से आपका थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।